Hello everyone. Today I am going to discuss about the approach and mindset for UPSC. So a brief about me. मैंने 2 बार UPSC क्रैक किया है. First time it was in 2017 and the second time in 2019. My name is written over here. This is me. You can follow me on Instagram. आप टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं सारे टिप्स और नोट्स ये सब शेयर करते रहता हूँ. इसके साथ ही वीडियो के लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. साथ ही ये मेरा फेसबुक पेज है जो कि आप लाइक कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर अपडेट. और जो भी हैपनिंग से यूपीएससी से रिलेटेड जो भी कंटेंट मैं प्रिपेयर करता हूँ, दैट ऑल आई विल बी शेयरिंग इन ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स. सो लेट्स स्टार्ट. वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ राइट माइंडसेट फॉर यूपीएससी. देखिए, माइंडसेट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ना सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर कोई भी एंडेवर अगर आप लाइफ में करने जा रहे हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, इफ़ यू हैव सेट सम गोल, अगर आपका कोई टारगेट है तो उसमें एक राइट माइंडसेट का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि राइट माइंडसेट के बिना आप कोई भी सक्सेस को अचीव कर ही नहीं सकते. क्योंकि अप्रोच जो है ना वो माइंडसेट के बाद ही आता है. आपका अप्रोच कभी भी सही नहीं हो सकता until unless your mindset is correctly tuned to the thing whatever you are going to do. आप जो भी करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पहले अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, अपने माइंड को उस लेवल तक ट्रेन करना होता है. राइट. अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए जा रहे हैं देन यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड कि भैया इतनी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी. राइट. तो दिस इज द फर्स्ट माइंडसेट विच यू नीड टू टेक अलॉन्ग विथ यू. सी दिस कोट. This is one of the very famous quotations. Mindset is the biggest asset in the world. ये किसी महान इंसान ने बोला होगा. किसने बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका मतलब क्या है. इट सेज कि दिस इज द बिगेस्ट एसेट. अगर आपके पास एक करेक्ट माइंडसेट है देन यू डू नॉट नीड एनी अदर एसेट टू मेक योर बिजनेस ग्रो. बिजनेस इन द सेंस आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, आप एक बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, इवन अगर आप रिलेशनशिप्स में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चाहते हैं, देन माइंडसेट हैज़ अ वेरी वेरी यूनिक कंट्रीब्यूशन. और माइंडसेट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज करेक्ट माइंडसेट. अब माइंडसेट तो भी बोलेंगे कि टेररिस्ट का भी माइंडसेट होता है. उसका माइंडसेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हार्म पहुंचाना है. जो क्रिमिनल्स होते हैं, पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, जो कि क्राइम करके पैसा कमाते हैं, दे ऑल्सो हैव माइंडसेट. बट क्या होता है, उनका क्रिमिनल माइंडसेट होता है. नॉट ओनली द माइंडसेट बट आई वुड से थोड़ा सा इस कोट को मॉडिफाई करेंगे कि करेक्ट माइंडसेट. करेक्ट माइंडसेट इज द बिगेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड. राइट. एसेट के साथ साथ मैं तो बोलूँगा एक वेपन भी होता है. जैसे गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन टू चेंज योर लाइफ और चेंज द वर्ल्ड. सिमिलरली करेक्ट माइंडसेट इज द बिगेस्ट वेपन दैट यू आर हैविंग टू चेंज एनीथिंग. खुद को बदलना है, अपनी कंडीशंस को बदलना है, अपनी फैमिली की कंडीशंस को बदलना है, आपको कुछ अचीव करना है, यू नीड करेक्ट माइंडसेट. अब ये माइंडसेट डेवलप कैसे होगा. सोचो कि अचानक से तो नहीं आ जाएगा ना. आई मीन कोई ऐसे ड्रीम में तो नहीं आता, सपने में नहीं आता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है. राइट. फॉर एग्जांपल, चूंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था एंड आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दिस, आई कैन टेल कि आप यूपीएससी के लिए करेक्ट माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं. अगर ये बात किसी ने मुझे नहीं बताई होती या कहीं से मैंने नहीं जाना होता कि व्हाट एक्चुअली इज नीडेड फॉर यूपीएससी, उसके लिए किस तरह का माइंडसेट चाहिए, देन आई बेट अपॉन दिस दैट आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. ये सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं है, आप कुछ भी करते हैं लाइफ में और अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. इसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग की जो हम बात करते हैं, आई डोंट टॉक अबाउट ओनली पॉजिटिव थिंकिंग.
आई टॉक अबाउट रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग, राइट। रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचते तो हैं कि जो मैं करने जा रहा हूं वो होगा और मैं करूंगा भी, बट रियलिस्टिक उसमें अगर ऐड करते हैं तो आप अपने लिमिटेशंस और जो टाइम की बाउंड्रीज हैं, मतलब हमारे पास जो कुछ भी कमियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए अपने गोल सेट करें, राइट। इसको बोलते हैं रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर किसी ने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की प्रीलिम्स से 2 महीने पहले, एंड ही और शी फील्स कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे टॉप 10 रैंक लाना है, दिस इज नॉट द रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी से भरे हुए हैं कि यार मतलब हम तो क्रैक कर ही लेंगे। द पर्सन इज वर्किंग मे बी 15 आवर्स अ डे, 15 घंटे भी अगर आप काम कर रहे हैं, बट रियलिस्टिक नहीं है। आप 2 महीने में वो एप्टीट्यूड नहीं डेवलप कर सकते, वो राइटिंग स्किल नहीं डेवलप कर सकते जो यूपीएससी की डिमांड है, राइट। तो अगेन इट नैरोज डाउन टू द सिंगल पॉइंट दैट माइंडसेट शुड गेट डेवलप्ड विथ रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। इस टर्म को ध्यान में रखेंगे। उसके साथ ही हम आगे बात करेंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, साथ में उस अप्रोच को डेवलप करने के लिए आपके माइंडसेट की रिक्वायरमेंट कैसे होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम ड्वेल करेंगे। ये काइंड ऑफ आपको हेल्प करेगा यूपीएससी के लिए अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में। एसे राइटिंग के लिए इवन आप कंटेंट भी यहाँ से गेन कर सकते हैं कि कैसे आपकी सोच को रखना है, साथ ही अपने अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, इन सबको कैसे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। So let's start. See, I'll talk only about UPSC preparation. बाकी आप इस अप्रोच को या ये माइंडसेट रिलेटेड जो चीज़ें हैं या कैसे आप एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं उनको बाकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन इज़ कि मैं यहाँ पे चूँकि यूपीएससी का फील्ड मैंने पिछले कुछ सालों से देखा है एंड हैव बीन थ्रू दिस आर्डुअस प्रोसेस टाइम इन अगेन, सो व्हाट आई फेल्ट कि क्या चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट रीडिंग एंड रीडिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ लिविंग अ लाइफ ऑफ अ यूपीएससी एस्पेरेंट। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने यूपीएससी पे जो एस्पेरेंट टीवी सीरीज़ बना था टीवीएफ का, वो देखा होगा, यूट्यूब पे है। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। एस्पेरेंट्स नाम से एक सीरीज़ बनाई गई है 5 एपिसोड्स को। तो उन 5 एपिसोड्स में कितनी निटी ग्रिटी के साथ उन्होंने जो यूपीएससी प्रिपरेशन की निटी ग्रिटीज़ हैं ना, उन सबको कैसे एक्सप्लेन किया है। नॉट जस्ट जो प्रोसेस होता है पढ़ाई का या फिर प्रिपरेशन से पहले का, प्रिपरेशन के बाद का, सर्विस में आने के बाद का, बल्कि जो इमोशनल टर्मोइल से जो इंसान गुजरता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, वो सबको बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है और काफ़ी रियलिस्टिक वे में बनाया गया एक स्टोरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इनको इंटरेस्ट है वो प्लीज़ उसको जाके देख सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी नाइस टीवी सीरीज, यू विल एंजॉय इट, राइट। तो उसमें बात करता है ये प्लान बी, नॉन प्लान बी, उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले देखो, माइंडसेट बनाने के लिए आपको पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड दैट यू वांट टू गो फॉर समथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई बिजनेस करना है तो पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस वो करना चाहता है। अगर पढ़ाई करना है, जैसे आप 10th क्लास पास होते हैं, उसके बाद यू हैव टू डिसाइड विच फील्ड यू वांट टू गो फॉर। कुछ लोग मेडिसिन के लिए जाते हैं, वो बायोलॉजी लेते हैं। कुछ लोग इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, वो लोग मैथमेटिक्स लेते हैं। कुछ लोग कॉमर्स के लिए जाते हैं, जिनको कॉमर्स वाली चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, सीए वगैरह करना होता है, वो कॉमर्स में जाते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड। द फर्स्ट फैक्टर इन दिस माइंडसेट डेवलपमेंट इज डिसाइड। अब देखो, यूपीएससी की प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी, जब आपने डिसाइड किया। व्हेन यू डिसाइड, यू स्टार्ट प्रोग्रामिंग योर माइंड। आप अपने माइंड को उस तरीके से प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं कि वो फिट बैठ जाए, जो भी रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की उसके अकॉर्डिंग वो फिट बैठ जाए, राइट। तो ये प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है, एंड फॉर दैट प्रोग्रामिंग टू हैपन यू नीड टू डिसाइड। कई लोग डिलेमा में रहते हैं कि वेदर आई एम सुटेबल फॉर यूपीएससी और नॉट, वेदर आई विल बी एबल टू मेक इट और नॉट, वेदर आई कैन डू इट। ये सारे सवाल आते हैं जब हम शुरुआत में डिसाइड करते हैं। अगेन आई वुड से कि अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या आप दिन में 6 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं? क्या आपको सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ हैं वो परेशान करती हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे देश में महिलाओं के अगेंस्ट बढ़ते हुए क्राइम, जो भी महिलाओं के अगेंस्ट अपराध हो रहे हैं, वो क्या आपको परेशान करती हैं? क्या आप जब शहर में चल रहे हों तो जब ट्रैफिक कंजेशन होता है तो आपके दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता था?
क्या आप कोई वेस्ट लैंड देखते हैं, या फिर जहाँ पे खाली ज़मीन देखते हैं और वहाँ पे बहुत सारी गंदगी या डंप साइट बना रखा है, तो आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें क्लिक करती हैं कि ये क्यों है? ये होता है राइट अप्रोच। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक करती हैं, आपको लग जाना चाहिए कि यू मे बी, अगेन आई वुड से नॉट नेसेसरली, बट यू मे बी सुटेबल फॉर दिस एग्ज़ाम। क्योंकि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, पढ़ाई के बियॉन्ड भी आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, राइट? तो फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड। अब कैसे डिसीजन ले सकते हैं? एनालाइज करो, अपने आप को एनालाइज करो, हाउ स्ट्रांग यू आर, हाउ वीक यू आर। अब एनालाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए होंगी? खुद को एनालाइज करो, खुद को जानो। एक बहुत अच्छा टर्म है नो ताई सेल्फ, राइट? खुद को जानो। जब हम सवाल पूछते हैं ना तो जवाब मिलता है। When we ask questions, we get answers. जब हम पूछेंगे ही नहीं तो कोई बताएगा नहीं, राइट? That is why we need to ask questions. और क्वेश्चन किससे? खुद से पूछना है। क्या मुझे ये चाहिए? क्या मुझे आईएएस बनना है? क्या मुझे आईपीएस बनना है? या फिर मुझे सर्विस में जाना है? या मुझे यूपीएससी करना है? करना है तो क्यों करना है? उसकी ज़रूरत क्या है? क्या मैं सिर्फ अपने लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ? आप सिर्फ अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आप पैसे के लिए जा रहे हैं। देन अगेन आपको सोचना चाहिए कि क्या मैं उसको किसी अदर फील्ड से भी सेटिस्फाई कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग हो सकती है कि आप लार्जर पब्लिक गुड के लिए जाना चाहते हो, कि आपको देश के लिए कुछ अच्छा करना है। जैसे आप अगर आईएएस में जाते हैं तो बहुत सारी इनिशिएटिव ऐसी ला सकते हैं जो कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं हमारे देश के, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प कर सके। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में ऐसे डिज़ायर्स हैं और वो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा फ्यूचर में, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली यू हैव टू नो योर सेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट यू नीड, व्हाट यू डिज़ायर इन योर लाइफ। ठीक है, डिज़ायर कुड बी एनीथिंग। आपको हो सकता है कि जो गवर्नमेंट सर्विस का काइंड ऑफ एक ऑरा होता है, द काइंड ऑफ सोशल प्रेस्टीज और जो रेस्पेक्ट होता है उसके, वो आपको अट्रैक्ट करे। नॉट नेसेसरीली कि आपको सिर्फ ये पॉक्स एंड प्रेस्टीज, जबकि हो सकता है कि आपको एक बेहतर काम करना है। तो अपने अंदर के डिज़ायर को समझें। अगर आपको लगता है कि नहीं आप जाके सर्विस के साथ जस्टिस कर पाएंगे, जो भी रोल आपको, जो भी सर्विस मिलेगी उसमें, इफ़ यू कुड डू बेटर फॉर द सोसाइटी, इफ़ यू कुड डू बेटर फॉर द नेशन, देन यू शुड गो फॉर इट, राइट? द सेकेंड थिंग कम्स द फैमिली सिचुएशन। देखो सच्चाई ये है कि इस एग्जाम में नो वन कुड बी श्योर कि ही विल गेट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट इवन, राइट? इट इज़ पॉसिबल दैट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉप 50 में आ जाए, टॉप 10 में आ जाए। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप थर्ड अटेम्प्ट में भी टॉप 50 में ना आ पाएँ, राइट? सो प्लान अकॉर्डिंगली कि इन केस इफ़ यू डोंट गेट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि लक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे, यूपीएससी के एग्जाम में स्पेशली। सो फर्स्ट डिसाइड, अगर आपका लेट सपोज कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, प्लीज़ बी रियलिस्टिक ऑन दिस। मैंने बोला था रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग है। आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग दोज जिनको लगता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। डेफिनेटली हर कोई कर सकता है। इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक प्लान करना पड़ेगा, एक सही माइंडसेट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी ज़रूरत होगी। आप कर सकते हैं, लोगों ने किया है। इवन द पीपल एट द एज ऑफ 22 आर बिकमिंग IAS, गेटिंग टॉप 50 रैंक, टॉप रैंक्स, इवन टॉप 10 रैंक्स। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर वर्स्ट केस में आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आपको ये चीज़ लेके चलना होगा, कैन यू सस्टेन योर स्टडी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, कैन यू सस्टेन योर स्टडी फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स विथ द फैमिली सपोर्ट, स्पेशली द फाइनेंशियल सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि फैमिली सिचुएशन फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, राइट, एंड दे कैन सस्टेन इवन फॉर 3-4 ईयर्स। नॉट नेसेसरली। अगर आपकी फैमिली से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप फाइनेंशियली तो आपकी फैमिली स्ट्रांग है, बट वो डे बाय डे पिताजी कह रहे हैं कि बेटा कोई नौकरी भी ढूंढ लो, ठीक है, तो ये चीज़ें परेशान करती हैं। देन अगेन इट्स अप टू यू, क्या आप इस सोसाइटल प्रेशर को झेल सकते हैं। देन अगेन आप जब भी वापस आएंगे घर या फिर फैमिली फंक्शंस में जाएंगे तो, या सोशल फंक्शन में जाएंगे, किसी शादी में जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, लोग पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, यूपीएससी कर रहा हूँ। कब से कर रहे हो? 3 साल हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, अभी चौथा देने जा रहा हूँ। तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कोई कुछ भी बोले, यू डोंट हैव टू गेट डीमोटिवेटेड।
आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि यार ठीक है, देर होता है कभी कभी, मतलब सफलता मिलने में देरी होती है, नॉट नेसेसरली, हर किसी का पाथ अलग होता है, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट पाथ, डिफरेंट डेस्टिनी। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। फिर दुखी हो जा रहे हैं, कोई बोल दिया कि भैया तुम क्या ही कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपनी जवानी तुमने यूपीएससी के पीछे बर्बाद कर दी। तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये चीज़ें थोड़ा सा एंटिसिपेट करके चलेंगे, देन यू विल बी मोर स्टेबल, यू विल बी मोर स्टेबल, यू विल बी मोर फोकस्ड, और आपको ये छोटी छोटी चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। आपका जो मेंटल स्टेटस है ना, काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, स्पेशली इस एग्ज़ाम को लेकर, राइट। तो अगेन फैमिली में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि सपोज़ कोई अगर मैरिड है तो स्पाउस कितना सपोर्टिव है, इन लॉज कितने सपोर्टिव हैं, या फिर कोई वर्किंग है तो वो कैसे टाइम निकाल सकता है। यहाँ पे मैं वर्किंग लोगों के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इफ़ यू पीपल कैन गेट इनफ टाइम, जैसे 4-5 घंटे का टाइम मिल सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब छोड़ना ही छोड़ना है यूपीएससी प्रिपरेशन में, क्योंकि इवन इफ़ यू गिव द होल डे प्रिपरेशन, लाइक ऑल द टाइम यू आर यूजिंग फॉर योर प्रिपरेशन, ऐसा होता है कि हम पूरे दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, वी गेट एट मैक्स 8 to 10 hours ऑफ स्टडी अ डे, राइट। तो इसीलिए आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई वर्किंग है तो ही कैन नॉट डू इट, राइट। वर्किंग है तब भी आप कर सकते हैं, बड़ी इजीली कर सकते हैं। लोगों ने टॉप रैंक्स लेके आए हैं वर्किंग के लिए, इवन द वुमेन हु आर हैविंग चाइल्ड, मतलब 2017 में अन्नू कुमारी थी, शी गॉट 2nd रैंक and she was having a baby of 2-year-old. So suppose think that how did she manage her studies and family responsibilities, right? उसको तो she would be needing to feed her child as well, ठीक है। then again in-laws की responsibilities, everything she has to manage, still she appeared for the exam and got 2nd rank, right? so it's again narrows down to the thing that mindset, आप माइंडसेट, जैसे कई लोग होते हैं, व्हेन आई वाज वर्किंग, व्हेन आई ज्वाइन माय फर्स्ट जॉब, जो मैंने पहला जॉब स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मेरे सारे दोस्तों का यही रहता था, यार दिन भर काम करने के बाद एनर्जी कहाँ बचती है, टाइम कहाँ बचता है। दे डू नॉट नो हाउ टू स्टिल द मूवमेंट्स फ्रॉम इन बिटवीन द जॉब, हाउ टू स्टिल द मूवमेंट्स इन द इवनिंग। जैसे आप सपोज आपका जॉब स्टार्ट होता है 10 बजे, आप सुबह में 5 बजे उठ के 5 से 9 के बीच पढ़ाई कर लीजिए, 4 hours यू आर गेटिंग इन अ बंडल एट वन गो। आप इवनिंग में आते हैं, यू कैन डू 1 to 2 hours, 5-6 hours हो गए, दैट इज मोर देन सफिशियंट। एंड बिलीव मी, जब आपके पास ज़्यादा काम होते हैं ना, तो यू ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, लाइक जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, व्हाट दे डू कि वो लोग फ़ोन पे बात भी करेंगे 1 घंटा, फिर वो लोग बोलेंगे कि अलग से लीजर टाइम रखना है हमको 1 घंटा। तो उसमें होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, बचते 7-8 घंटे ही हैं। तो पढ़ाई तो 7-8 घंटे की होती है उनकी भी, भले वो कह रहे होंगे हम 24 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 24 घंटा कोई नहीं करता। वो प्रायोरिटाइज नहीं करते ना, उनको लगता है पूरा दिन पड़ा है, सुबह स्टार्ट करेंगे बढ़िया फेसबुक व्हाट्सएप से, फिर बीच में कुछ और करेंगे, बीच में चाय पियेंगे, घूमेंगे, अगेन रात शाम को 4-5 घंटे ही पढ़ाई हो पाती है। यस, दिस इज द ट्रुथ, ऐसा होता है, राइट। सो अगेन अगर आपका माइंडसेट सही है ना, तो ये नहीं होगा। जो फुल टाइम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उनको ये चाहिए कि वो टाइम का फुल्ली यूटिलाइजेशन करें। हाँ, डेफिनेटली लीजर और अपने माइंड को फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, बट अगेन आपका टारगेट जो है उसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एस्पायरेंट में, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, प्लान बी और नॉट प्लान बी। याद है, जो लोग देखे होंगे उनको वो रिलेट कर पाएंगे। संदीप भैया थे उसमें, और कौन था जो आईएएस बन जाता है, उसका क्या नाम था, नाम याद नहीं आ रहा है उसका। तो ये दोनों बोलते हैं प्लान बी लाइफ में, एक का कहना है कि प्लान बी होना चाहिए, दूसरा कहता है कि प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड हैव अ प्लान बी। उससे क्या है ना कि आपको एक मेंटल बैकअप मिलता है, आपको एक काइंड ऑफ यू हैव सम कुशन टू लाई डाउन। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली इन केस अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो यू हैव समथिंग टू बी रिलाइंग अपॉन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। तो दोनों चीज़ आप कर सकते हैं, प्लान बी या नो प्लान बी, इट्स ऑल अप टू यू। देखो, अपने आप को पहचानो, फिर से बोला, यहाँ से ये आएगा कि आपको प्लान बी करना है या नहीं करना है, प्लान बी रखना है, बैकअप रखना है या नहीं रखना है। कैसे डिसाइड होगा?
अपने आप को जानो ना कि अगर देखो बैकअप रखने से आपका एनर्जी डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जॉब थी, ठीक है, तो मुझे जॉब सिक्योरिटी लगता था कि यार अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आई ओनली हैव टू गेन। अब जब गेन करना है तो आई यूज टू गिव माई 100%, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार जॉब तो मिल ही गया है, अब IAS या IPS की डिजायर नहीं है, हम क्यों पढ़ें, ठीक है। तो ऐसे लोगों को फिर तो मैं बोलूँगा नॉन प्लान बी में जाओ अगर IAS बनना है तो। अगेन आपको खुद को जानना है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स डिसाइड कि व्हाट यू नीड टू डू, राइट। सो this was all about the decision making for UPSC and now we will move further। अब देखो इसमें क्या होता है ना, हर एक्स्ट्रा एफर्ट की बात करेंगे हम लोग। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या कहाँ आपको लैंड अप करवाता है। जिन्होंने कभी भी, आप सबने पढ़ा ही होगा, एप्टीट्यूड में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, इतना ड्रास्टिक इंक्रीज होता है किसी भी फिगर का, राइट। जैसे शेयर मार्केट में लोग बोलते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, दे ऑल टॉक अबाउट कंपाउंडिंग का पावर जो होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। ये एक बुक है, ये एटॉमिक हैबिट से उठाया गया है। एटॉमिक हैबिट नाम की एक बुक है, आप पढ़ सकते हैं अगर जिनके पास फ्री टाइम होगा। इस बुक में इन्होंने 1% एक्स्ट्रा एफर्ट रूल की बात की है। इट सेज कि इफ़ यू आर गिविंग 1% एक्स्ट्रा एफर्ट ईच डे बाय द एंड ऑफ 1 ईयर you will be 37.78 times ahead, right। आप जो आज कर रहे हैं which that will be ahead by 37.78 factor, right। अब सेकेंड केस लेते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर आप 1% एवरी डे वर्स करते हैं, आप जो आज आपने जो काम किया 1% उससे कम करते हैं, ठीक है। अगर आप 1% कम करते हैं फॉर 1 ईयर, ठीक है, देन यू लैंड अप वेयर 0.03। ये ऐसे होता है कंपाउंडिंग। तो आप सोच लो कि 1% एक्स्ट्रा एफर्ट से आप कहाँ लैंड अप कर सकते हैं, 1% रिड्यूस्ड एफर्ट से आप कहाँ लैंड अप कर सकते हैं, राइट। सो इफ यू शुड ट्राई टू फॉलो दिस, टुडे आई विल गिव 1% एक्स्ट्रा देन यस्टरडे। अगर हो सकता है तो आप उसको बढ़ाइए, 2%, 3%, 4%, 5% कीजिए। इफ़ आपने डिसाइड किया कि नहीं अब प्रिपरेशन करना ही है, एंड इफ़ यू कुड स्टडी फॉर 1 आवर फर्स्ट डे, नो प्रॉब्लम, कोई बात ही नहीं है, आपका स्टार्ट है। हो सकता है कि हम जब पहली बार स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंडसेट सब कुछ इतना, हमारा माइंड इतना प्रिपेयर्ड नहीं होता है जिससे कि हम तुरंत इतना लंबा सीटिंग कर सकें। 3 घंटे 4 घंटे सीटिंग नहीं होती, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 1 घंटे से स्टार्ट कीजिए। बट आपको डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करना है, खुद में इम्प्रूवमेंट लाना है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो खुद में इम्प्रूवमेंट करना जान गया, दैट पर्सन विल डेफिनेटली गेट सक्सेसफुल। कोई रोक ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता कि रुक जाए, ठीक है। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड, और हर दिन का अपना असेसमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। एवरी डे वॉट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू असेस दैट। कल मैंने क्या किया था, आज मैंने क्या किया, कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ, क्या मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है या फिर मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है परफॉर्मेंस का, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मेरा ये ऐसे था, तो कल ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, राइट। और ऐसे आपको इम्प्रूव करना है। आप देखेंगे कि अगर आप 6 मंथ्स के ड्यूरेशन के बाद जाते हैं, यहाँ पे 6 मंथ अगर हो जाता है, ठीक है, अगर 6 मंथ्स के बाद अगर आप देखेंगे, राइट, यू विल फाइंड दैट अगर आपने 1 घंटे से स्टार्ट की थी, आप यहाँ पे 8 आवर्स अ डे पढ़ाई कर रहे होंगे। दैट टू नॉट ओनली द आवर्स, इफेक्टिव स्टडी, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ये बहुत माइंडसेट में बहुत ज़रूरी फिट करना ही पड़ेगा कि हर दिन आपको इम्प्रूव करना है। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे ना तो कोई बैठा है जो कि कर रहा है, ठीक है। समवन इज सिटिंग देयर हु इज डूइंग ऑल दिस एंड ही विल, इट्स अ रेस यार, इट्स अ रेस कंप्लीटली। ये मतलब रैट रेस कहो या कुछ भी कहो, इट्स अ रेस, कंपटीशन रेस होता है हमेशा, चाहे आप कोई भी कंपटीशन में हो। अगर आप नहीं करेंगे कोई ना कोई करेगा, दैट इज फॉर श्योर, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। अब देखो आपने माइंडसेट बना लिया कि हमको कैसे करना है, चीज़ें कैसे कवर करनी है। उसके बाद आता है कि क्या चाहिए, क्या भैया उस माइंडसेट का करोगे क्या। माइंडसेट तो बन गया, लेकिन करोगे कैसे, क्या करना है उस माइंडसेट के साथ, ठीक है। अब देखो इसके बाद की बात यहाँ से स्टार्ट होती है।
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रिपरेशन में, अब यूपीएससी स्पेसिफिक चीज़ें मैं बात करूंगा या किसी भी इन जनरल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है अवेयरनेस, दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन। अवेयरनेस होता है कि आप अपने सराउंडिंग्स या जो चीज़ भी हो रही हैं या जो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है, उसके बारे में आप कितना जानते हैं। ऑब्जर्वेशन है आप चीज़ों को देख के कितना समझते हैं और अपने अंदर कितना इनग्रेन करते हैं। टेक दिस एग्जाम्पल कि एक ही क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक बच्चा टॉप कर जाता है, ही गेट्स 96%, बट मेनी ऑफ देम गेट फेल्ड। व्हाई इज इट सो? सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम कंटेंट है, सेम बुक्स हैं, सेम चीज़ें वो रेफर भी कर रहे हैं, हो सकता है कि सेम नंबर ऑफ आवर्स भी दे रहे हों पढ़ाई में, फिर भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर किसी ने ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया, किसी कोई अवेयर ही नहीं था, क्लास में ध्यान ही नहीं था, तो ऑब्वियसली उसको टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे डेवलप करना है, ठीक, कैसे डेवलप करना है? अवेयरनेस होता है कि बीइंग थॉटफुल, बीइंग कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर सराउंडिंग्स, मतलब खुद के बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में, आसपास में जो भी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारी सोसाइटी है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा इकोनॉमी है, जो भी चीज़ें हैं सबके बारे में अवेयर होना, राइट। इसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप इसको तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। सो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इट मीन्स कि आपका माइंड कंप्लीटली यहाँ होना चाहिए। अगर आप लेक्चर क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपका कंप्लीट फोकस वहीं होना चाहिए। आपका माइंड बहुत सारी जगहों पे घूमना नहीं चाहिए। अब देखो ये कैसे डेवलप होगा? अब ये तब डेवलप होगा जब आप कुछ आपके माइंड का कुछ पार्ट जो है पास्ट में ड्वेल कर रहा है, आपके माइंड का कुछ पार्ट जो है फ्यूचर की जो अनिश्चितताएं हैं, ठीक है, उन पे ड्वेल कर रहा है। उन सबको आप पकड़ के, कुछ यहाँ पड़ा है, कुछ यहाँ पड़ा है, उन सबको पकड़ के अगर प्रेजेंट में ले आओ, दैट वुड बी द मोमेंट व्हेन वी कॉल यू आर कंप्लीटली इन द प्रेजेंट मोमेंट, राइट। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ तो होता है कि फोकस डेवलप करना। फोकस कैसे डेवलप करोगे? सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। हालांकि इस उम्र में मेडिटेशन करवाना बहुत मुश्किल काम होता है। जब यूथ होता है 20s में, मतलब 20 to 30 की एज में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ पर्सन सिट एंड मेडिटेट। कई लोग बोलते भी हैं कि मतलब क्या अभी से सन्यास बनना है क्या, या अभी से सन्यासी बनना है, हिमालय पे जाना है। बट स्टिल आपको, आपकी डिज़ायर क्या है? अगर आप चाहते क्या हो, आप अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करना चाहते हो, फोकस इंप्रूव करना चाहते हो, क्योंकि आपका टारगेट कुछ बड़ा है। कुछ बड़ा करने के लिए आपको कुछ बड़ा सोचना होता है, कुछ बड़ी चीज़ें करनी भी होती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई आई हाईली रिकमेंड दैट यू पीपल शुड स्टार्ट मेडिटेशन। बहुत लंबा नहीं, एटलीस्ट 10 मिनट्स का कोई सा भी गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल वन इज़ विपश्यना। विपश्यना में होता है आनापान जो करवाते हैं, काफ़ी अच्छा है, उसमें ब्रीदिंग में फोकस करना होता है, एंड बिलीव मी इट डेफिनेटली इंप्रूव्स योर कंसंट्रेशन। सेकेंड तरीका होता है जो विपश्यना का मेन पार्ट है, आप बॉडी के सेंसेशंस पे ध्यान दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप जो चीज़ घटित हो रही है अभी, जो प्रेजेंट मोमेंट में जो चीज़ घटित हो रही है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। हमारा माइंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट में ड्वेल कर रहा होता, अरे ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, अरे ये हो जाता तो मैं आज यहाँ होता, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ रहता तो मैं कुछ और हो जाता। बस यही चीज़ें। हमारा माइंड बचे हुए 50% में क्या बोलता है? फ्यूचर की सोचते रहता है। अच्छा, मैं अभी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया हूँ, इस अटेम्प्ट में तो मैं सोच रहा हूँ कि आईएएस लग जाएगा, ठीक है। अब देखना कैसे हमारा माइंड जो है ना, कैसे मल्टीपल लेवल पे काम करता है। सोचा कि आईएएस बन जाऊंगा, क्या दिमाग में आया कि यार आईएएस बनते ही बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज होगी, मैं इंटरव्यू दे रहा होऊंगा, हमारे परिवार के सारे लोग जो है मेरी तारीफ़ कर रहे होंगे, मेरे मम्मी पापा का सीना चौड़ा हो जाएगा। ये सब बातें एस्पेरेंट्स के दिमाग में आती हैं। उसके बाद क्या होगा? मैं सर्विस में जाऊंगा, लवासना में जाऊंगा, वहाँ फ़ोटोज़ डालूंगा, फिर मैं टॉप करूंगा,
देन उसके बाद क्या होगा कि सर्विस में जाऊंगा, जब फील्ड पोस्टिंग होगी तो मुझे गाड़ी मिलेगा, बंगलो मिलेगा, नौकर मिलेंगे, गार्ड मिलेगा, गनमैन मिलेगा। तो ये जब दिमाग, अब देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि आज मैं तैयारी स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, अभी कुछ नहीं पढ़ा, सिलेबस भी नहीं देखा, ठीक है, या फिर सोचा है सिर्फ यूपीएससी का, और दिमाग कहाँ चला गया कि गार्ड लेके घूमना है गाड़ी में, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो हमारा माइंड जो है कैसे मल्टीपल लेवल पे चला जाता है और देखते ही देखते सपनों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। लेकिन रियलिटी पे आओ, अभी क्या हो, आप तैयारी स्टार्ट किए हो, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये, तो इसको बोलते हैं इल्यूजन वाली थिंकिंग, ठीक है, या अनरियलिस्टिक इल्यूजन वाली थिंकिंग, या कह लो अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। उसको पता है बन जाऊंगा, लेकिन वो अनरियलिस्टिक, अभी बना तो नहीं है ना, तो अभी मत कर भाई, अभी पढ़ ले, फिर उसके बाद जब बन जाएगा तो कर लेना, ठीक है। तो अभी क्यों सोचना, नहीं बन पाया तो फिर जिंदगी भर दुखी रहेगा कि अरे मैं तो ये भी करता, अभी तो मैं तो वो भी करता, है ना पॉसिबिलिटी, आप फेल तो हो सकते हैं, है पॉसिबिलिटी। तो क्यों फ्यूचर के बारे में ऐसे सोचना, ठीक है। तो बेटर ये है कि अभी कॉन्सेंट्रेट करो, बन गए तो सब कर लेना, नहीं बने तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैं हर बार स्ट्रेस करता हूँ कि हैव रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग वाला एटीट्यूड। अब देखो आपकी कितनी एनर्जी गई, अभी मेरे को बताने में ये चीज़ मतलब 2 मिनट लग गए, लेकिन जब इंसान सोचता है ना तो अपने आप मन ही मन खुश होता है, स्माइल करता है, अच्छा ये मिलेगा, फिर मैं गाड़ी लेके घूमूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, ठीक है। तो सोचो 5 मिनट उसका गया, ठीक है, दो इससे पॉजिटिव वाइब आती है, लेकिन आपका समय तो वेस्ट हो रहा है ना, ठीक है। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों को छोड़ के, आपने कुछ पास्ट में पढ़ी है, कुछ फ्यूचर में जा रही हैं, आपकी माइंड की जो पावर्स हैं उनको आपको कलेक्ट करके प्रेजेंट में लाना है और फोकस करना है पढ़ाई पे, ठीक है। दैट इज़ वाई आई से अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे डेवलप करेंगे, मेडिटेशन से। सेकेंड चीज़ जो है ना, एक इंक्वायरिंग या इंक्विजिटिव माइंड डेवलप करना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हमारे देश के हर एक स्कूल में बच्चों को बस यही सिखाना चाहिए, सवाल पूछना, सवाल पूछना। जब आप सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है, ये बोर्ड कैसे काम करता है, ये कलर क्यों यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, ये डिजिटल बोर्ड सामान्य बोर्ड से अंतर क्यों है, अलग क्यों है, ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। अगर आपने इंक्विजिटिव माइंड डेवलप कर ली, आपकी आधी तैयारी ऐसी ही हो जाएगी, क्योंकि यूपीएससी आजकल जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें पूछ रहा है, स्पेशली प्रीलिम्स में चाहे वो मेंस में हो। अब सवाल पूछिए ना कि कहीं पे गार्बेज है, गार्बेज क्यों है, कहीं पे डंप साइट है, डंप साइट क्यों है, ठीक है, उसको रिक्लेम करके हम अच्छा पार्क क्यों नहीं बना सकते, ट्रैफिक में कंजेशन है क्यों है, ठीक है। तो आपको ये सवाल पूछने पड़ेंगे, जब ये सवाल पूछेंगे ना तो जवाब भी मिलेंगे, और जब जवाब मिलेंगे तो फिर आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यू हैव टू डेवलप एन इंक्विजिटिव माइंड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, इस साल का पेपर मैंने देखा, इसमें पूछा था मॉस्किटो रिपेलेंट में कौन सा मटेरियल यूज होता है, उसका आंसर है लेमन ग्रास। अब बताओ, अगर किसी की इंक्विजिटिव माइंड हो और उसने मॉस्किटो रिपेलेंट अपने रूम में यूज़ किया हो, एक अजीब सी स्मेल आती है, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि यार वो स्मेल क्यों आती है, क्या होता है उसमें। अगर आपने इतने यही सर्च कर लिया ना गूगल पे क्या होता है, आप एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का करेक्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करना है कि आप, क्योंकि इसको लर्न करने में आपको समय नहीं लगेगा और आप उसको भूल ही नहीं सकते। किताब का पढ़ी हुई चीज़ को आप भूल सकते हैं, क्योंकि बुक में एक साथ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं 10 लाइन पे, आप कितना याद रख लोगे बताओ। लेकिन अगर किसी ने मॉस्किटो रिपेलेंट को रूम पे देख के वो सर्च किया गूगल पे, अगर गूगल पे उसको सर्च किया तो सोचो वो माइंड में चिपक जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं, वो लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। इस तरह का नॉलेज डेवलप करो ना, पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। अगेन फिर मैं बोलता हूँ सिलेबस, सिलेबस और सराउंडिंग की ऑब्जर्वेशन। सिलेबस में क्या क्या आता है देखो, पहले GS 1 में सबसे पहले मैं उठाता हूँ सोसाइटी, और सराउंडिंग में सोसाइटी, हम सोसाइटी में ही रहते हैं, सोसाइटी से घिरे हुए हैं, ठीक, इंटरलिंकिंग हो रहा है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बोलता है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। अब देखो आपका जो अवेयरनेस है और जो ऑब्जर्वेशन है, हाउ यू कैन यूटिलाइज टू प्रिपेयर दिस पार्ट ऑफ सिलेबस। सेलिएंट फीचर, किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि सेलिएंट फीचर ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड, इस डिजिटल बोर्ड की फीचर्स क्या हैं, तो लोग बोलेंगे कि येस इट हैज़ अ ब्लैक कलर बॉर्डर, ठीक है,
ये इसमें डिफरेंट कलर के पेन यूज़ कर सकते हैं आप। ये डिजिटल कोई भी फाइल जो है यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, उसके ऊपर एडिटिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि ये मैं कर सकता हूँ, यहाँ अंडरलाइन कर सकता हूँ। सो ये इसके फीचर्स हैं। इस पर पेन भी चलता है, ठीक है, इसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो दीज आर द सेलिएंट फीचर्स। अब मैं इसको कहीं से पढ़ा नहीं ना मैंने, मैंने यहीं पे देख लिया कि भैया ये डिजिटल बोर्ड कैसे काम करता है। आई टोल्ड कि ये इसके फीचर्स हैं। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। बहुत सारे फीचर्स अभी हैं जो कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अगर इसको और अच्छे से माइन्यूटली ऑब्जर्व करूँ, आई कैन टेल कि इट हैज़ मे बी मिलियंस ऑफ फीचर्स, ठीक है। जैसे यहीं पे हैं, यहाँ पे कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, सेटिंग्स है, इसको एग्जिट करना है तो कैसे करेंगे, ये देखो ये हट गया, ये भी इसका एक फीचर है। देन अगेन यू कैन हैव दिस एडिटिंग मोड, यहाँ पे आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं, राइट। सपोज यू वांट टू हाईलाइट दिस पोर्शन, ठीक है, यू कैन डू दिस, ठीक है। इसके बाद बैक जा सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं। सिमिलरली जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो जीएस के सिलेबस में सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है, ठीक है, उसके बारे में आप सोचिए, ऑब्जर्वेशन लगाइए। सोसाइटी में देखिए सोसाइटी कैसे बनती है। इंडियन सोसाइटी जो है वो क्या क्या चीज़ें उसमें कॉमन है। पहला तो सबसे पहले दिमाग में आता है कास्ट सिस्टम है, जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। कास्ट सिस्टम है, रिलीजन है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, ठीक है, बुद्धिस्ट हैं। तो ऐसे ही अदर फैक्टर सोचो, रिलीजन हो गया, कल्चरल एट्रीब्यूट्स हैं, अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स हैं, नॉर्थ इंडिया अलग होता है, फिर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है। तो देखो ये ऑब्जर्वेशन से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि इंडियन सोसाइटी इज मल्टीलिंगुअल। हमें पता है कि हम कुछ और बोलते हैं, बगल वाले स्टेट वाला कुछ और बोलता है, साउथ इंडिया वाले अलग बोलते हैं, साउथ इंडिया वाले क्लासिकल लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो अगेन इट नैरोज डाउन टू द थिंग कि आप कितना अवेयर हैं और ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात करते हैं, या फिर सपोज टॉपिक अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं, राइट। अगर मैं अर्बनाइजेशन की बात करूं तो आप ऑब्जर्वेशन से अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को कैसे बता सकते हैं। थिंक अबाउट इट। शहरी एरिया को एक सोच लीजिए, दिमाग में एक पिक्चर बना लीजिए, ठीक है। अगर आप शहर में हमेशा ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, या फिर जो गाँव के हैं वो शहर में आ रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। सिंपल, पहला अगर सिंपल चीज़ बोलूँ तो इन्वायरमेंटल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का। गाड़ियों से धुआं निकलती है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, ठीक है, धूल उड़ रहा है गाड़ियों के चलने से। तो अल्टीमेटली इट इज़ क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ लेस हैबिटेबल इन्वायरमेंट। वहाँ से अब चीज़ें कैसे एक्सटेंड होती हैं कि डिजीज़ ज़्यादा होती है शहरों में। डिजीज़ किस तरह की होती है, एक तो पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़ होती है, दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है, लोग मेहनत नहीं करते हैं, ओबीज होते हैं। जो ओबेसिटी है या फिर डायबिटीज़ है वो शहरों में बहुत ज़्यादा है। अराउंड 60% पीपल जो हैं वो शहरों में डायबिटिक होते हैं, राइट। सिमिलरली आप अदर फैक्टर्स को सोच सकते हैं कि कैसे बिल्डिंग्स हैं तो यहाँ पे रेंट है, ये है, वो है, और स्लम एरियाज़ हैं, हाउसिंग नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है। जब शहरों में बाढ़ आता है, आपने न्यूज़ पे देखा कि शहर में बाढ़ आ जाता है, तो क्यों आता है बाढ़, क्योंकि ड्रेनेज जो है वो पर्याप्त नहीं है, वेटलैंड्स पे इंक्रोचमेंट हुआ है, राइट। तो दिस वे यू कैन यूज़ योर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू जनरेट पॉइंट्स फॉर योर जीएस सिलेबस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कीप इट इन माइंड। अगर आप सब चीज़ पढ़ने लग गए ना, पढ़ना है, मैं ये नहीं बोलता कि यू डोंट नीड टू रीड, आपको पढ़ना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, राइट। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कॉन्क्रीट पॉइंट्स नहीं लिख पाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल जेनरिक टाइप का होगा। फॉर कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ योर कंटेंट यू नीड टू रीड, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको डेटा और फैक्ट्स भी निकालने पड़ेंगे जो कि आप पढ़े बिना नहीं ला सकते। लेकिन अगर आपका दिमाग इतना तेज़ नहीं चलता कि आप डिफरेंट डायमेंशन को सोच सकते हैं, हो सकता है आप अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम में 1, 2, 3 प्रॉब्लम ही गिना पाओ। अगर आपको मल्टी डायमेंशनल बनाने हैं अपने आंसर्स को, अपने थॉट प्रोसेस को, देन आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सराउंडिंग्स का होता है। जैसे वुमेन रिलेटेड इशूज़ हैं, आपके सराउंडिंग में दिख जाएगा, लाइक कॉलेज में, रोड्स पे कितनी लड़कियां जो हैं स्टॉकिंग फेस करती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते रहते हैं, राइट। न्यूज़पेपर में न्यूज़ आते रहता है कि एसिड फेंक दिया किसी पे, तो ये वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है। उसके अगेन आप देखते हैं कि डॉरी के बेसिस पे रिसेंटली आया कि बिकॉज ऑफ डॉरी डिमांड बारात वापस चली गई। तो ये क्या है, ये सोशल प्रॉब्लम है जो आपको अपने आंसर्स में यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे होता है कि कैसे आपको बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग
सोचना है और अलग लिखना है। अगर आप ये लिखते हैं वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ में, तो आप लिखेंगे कि डाउरी रिलेटेड इश्यूज़ हैं। डाउरी अभी भी प्रिवेलेंट है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। तो अगर आप ये एग्जांपल देते हैं कि देयर वाज रिसेंटली अ न्यूज़, राइट, कि बारात वापस चली गई, ठीक है, बारात वापस चली गई, यू विल डेफिनेटली गेट एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, राइट। तो ये इस तरह से आपको सोचना है। तो देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है घर से स्टार्ट करो, सिलेबस से लिंक करते जाना है। अब घर से कैसे स्टार्ट करना है, एक एग्जांपल देता हूँ। 2017 में एक ऐसे आया था, न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ, राइट। अब इस ऐसे में अगर किसी ने पढ़ाई की हो बहुत अच्छे से, इस ऐसे को तैयार किया हो, हालांकि वुमेन पे सब ऐसे तैयार करके जाते हैं जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर आपने नहीं भी किया तब भी एक्सेलेंट ऐसे लिख सकते हैं आप, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस से। क्या करेंगे आप, न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ बोला है। न्यू वुमेन किसको बोलोगे, पहले तो डिफाइन कर दो न्यू वुमेन का रूप क्या होगा। न्यू वुमेन उसको बोलेंगे जो जिसके पास चॉइसेस हों, जो इम्पावर्ड हो, जो डिसीजन मेकिंग को खुद के थ्रू करती हो, जिसको अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने हस्बैंड या फादर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता हो, ठीक है, जो अपने इकोनॉमिक स्फीयर में इंडिपेंडेंट हो, अपने सोशल स्फीयर में इंडिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल दे सकते हैं न्यू वुमेन में जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे सुषमा स्वराज हुई, या फिर अभी बाकी जो लीडर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आप वर्ल्ड लेवल पे एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर इंडिया की जो स्टेम सेक्टर में है, जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में है, जैसे रितु करिदल का नाम आता है अभी गगनयान में, सी हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। तो ऐसे न्यू वुमेन का एग्जांपल होता है। क्रिकेट में दे सकते हैं, बैडमिंटन में दे सकते हैं, टेनिस में दे सकते हैं, सानिया मिर्जा का नाम दे सकते हैं, और क्रिकेट में जो मिताली राज है या फिर हरमनप्रीत कौर है, इन सब का नाम दीजिए। क्या है, ऑब्जर्वेशन है, क्रिकेट सभी देखते हैं, सबको पता है वुमेन क्रिकेटर्स का नाम। न्यू वुमेन शुड बी लाइक मिताली राज, न्यू वुमेन शुड बी लाइक हरमनप्रीत कौर, न्यू वुमेन शुड बी लाइक सानिया मिर्जा, राइट। तो ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन से आएगा। आप ये चीज़ जो है ना आपको पढ़ के या रट के नहीं ला सकते। दैट इज़ वाई ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए माइंडसेट अगेन आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आप करने क्या जा रहे हैं, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, राइट। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं सारे बॉलीवुड की खबरें, ठीक है, आपको विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी से रिलेटेड मसाला ही टीवी में देखना है, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। बिलीव मी, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू, ठीक है। तो आपको ट्रैक सही होने के लिए आपका माइंडसेट सही होना चाहिए ना, आपके माइंड को वहाँ से निकाल के आपको बाकी जगह पे लगाना है, ठीक है। सो अगेन अब देखो, इसको न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ बोला है इसने, तो हम इसको क्या करेंगे, मिथ है बोल देंगे, हाँ भाई मिथ है। सेकेंड एस्पेक्ट बोले नहीं, रियलिटी है, न्यू वुमेन इज रियलिटी। दो पार्ट में बांट दो, ऐसे आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं चाहिए आपको। रियलिटी में क्या क्या बोलेंगे, ये सब एग्जाम्पल दिए ना, इसको काउंट करते जाओ, सब दिखा दो कि वुमेन का स्टेटस पहले क्या था, अभी क्या है, उनके अगेंस्ट मतलब जो MMR था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो सब कम हुए हैं, चाइल्ड मैरिजेस कम हुए हैं, ठीक है, वुमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये सब चीज़ें दे सकते हैं आप एग्जाम्पल में। ये रियलिटी हो गया। अब मिथ में क्या लिखेंगे, घर से सोचो क्या होता है जब लड़की पैदा होती है, उससे पहले ही फीमेल इन्फेंटिसाइड फिटिसाइड हो जाता है, भ्रूण हत्या बोलते हैं जिसको, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा में सबसे लोएस्ट है, 800 समथिंग है, राइट, 800 आई थिंक 813 है, 813 है, राइट। तो आप ये सोचो कि देखो यार, घर पे आप बचपन से देखते हैं, हम सभी पता हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको पता होता है चीज़ें क्या चल रही हैं। बिलीव मी, जो छोटी फैमिलीज हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, जहाँ पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बचपन से ही क्या करते हैं, पक्षपात करना स्टार्ट कर देते हैं। दे ट्राई टू एलोकेट मोर रिसोर्सेज टू द बॉय चाइल्ड रेदर देन द गर्ल। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि लड़की को शुरू में ही लगता है कि सी इज़ डेस्टिन्ड टू बी पनिश्ड टाइप की चीज़ें, उसको सब चीज़ें इक्वालिटी में नहीं मिलती हैं, राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही स्टार्ट होती है। डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं ना, हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन स्टार्ट्स इन द वुम्ब इटसेल्फ। मदर के जो वुम्ब है, गर्भ में, मदर के गर्भ में ही वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर लिखो, इट इज़ वेरी अपीलिंग स्टेटमेंट इफ यू राइट दैट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन स्टार्ट्स इन द वुम्ब ऑफ अ मदर इटसेल्फ। उसका जो पैदा होती है तो बोलते हैं कि लड़की हो गई तो मरवा दो, इन्फेंटिसाइड कर दो, और अगर जैसे तैसे वो बढ़ भी गई तो बोलेंगे स्कूल नहीं भेजेंगे, घर के काम में ध्यान दो, उसको खेलने नहीं दिया जाता, थोड़ी सी और बड़ी हुई तो उसकी शादी की टेंशन, ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो दहेज देना पड़ेगा,
पढ़ाने लिखाने में क्यों पैसा वेस्ट करें, उसको बचाया जाए, दहेज दे के उसकी शादी कर दी जाती है, 15 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है, अगेन 20 साल की उम्र में उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। तो थिंक अ कंडीशन ऑफ अ वुमन हैविंग 3 चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 20 और 25 एंड शी बिकम्स एनेमिक, शी इज ऑलवेज इल, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, कैसे होगा ऐसे केस में? सोशल कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, राइट? तो आपको सोचना है, ये आपको पढ़ने से नहीं आएगा, राइट? इसीलिए बोलते हैं कि घर से स्टार्ट करो, सिलेबस से लिंक करते जाना है और यूपीएससी के हॉल तक पहुंचते जाना है। यूपीएससी में जिस दिन आपका इंटरव्यू नहीं दे लेते ना, तब तक आपको ऐसे ही सोचते रहना है, राइट? सो दिस इज द माइंडसेट जिसमें आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो बेसिकली यू नीड अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन। वो कैसे डेवलप करना है हमने पहले बात की। एक इंक्विजिटिव माइंड होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा जीएस सिलेबस, ऑब्जर्वेशन ऑफ सराउंडिंग। ये मंत्रा है। इतनी चीज़ें अगर आपके पास हैं, अगर ये हथियार हैं आपके पास, इफ़ यू हैव दिस वेपन्स यू कैन क्रैक दिस एग्जाम वेरी इजीली। ईजिली कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू राइट। 3 घंटे में आपको लिखना है 20 क्वेश्चंस, बट काम आसान हो जाएगा आपका। हो सकता है कि आपको मेहनत कम करनी पड़े, ठीक है। अगर आप राइट माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हैं तो जो काम करने में आपको 6 घंटे लग रहे हैं, हो सकता है वो काम आप 4 या 5 घंटे में भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब देखो, वंस यू प्रिपेयर योर माइंडसेट, yes, I have to go with this mindset. Whatever comes to me, I will take it that way. Correct? उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है कि मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि हाउ टू इम्प्रूव डे बाय डे। और ये जो डे बाय डे इंप्रूवमेंट है ना, याद करो 1% रूल वाली चीज़। अगर ये डे बाय डे अगर आप इंप्रूव कर लेते हैं, देन नो वन कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, राइट। एक्सेप्ट योर सेल्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर खुद ही इस चीज़ पे काम करना बंद कर दोगे तो रुक तो जाओगे ही ना, ठीक है। डे बाय डे, इसमें फर्स्ट ही आता है डोंट काउंट इनपुट और स्टडी आवर्स। कभी भी घंटे से मत जोड़ना कि मैं तो 6 घंटे आज पढ़ूंगा। नेवर एवर, डोंट डू दिस। हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन जो पूछते हैं ना, इस पे आई हेट दोज मीडिया पीपल जो एक क्वालिफाइड बच्चे से ये पूछते हैं कि आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे। वो बोलता है कि सर ये फ्लेक्सिबल होता था, कभी 4 घंटा भी पढ़ता था, कभी 10 घंटा भी पढ़ता था, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, ऐसा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता हु कैन गिव दिस एश्योरेंस कि इतना ही घंटा पढ़ो और आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इस बात की, इस धोखे में मत आना कि 5 घंटा पढ़ने से यूपीएससी क्लियर हो जाएगा या फिर 10 घंटा पढ़ने से यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए गिनना ही नहीं है। अब कैसे होगा, ठीक है। इनपुट नहीं गिनना है भैया आपको, ठीक है। इनपुट तो आपको देना ही देना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इनपुट तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या गिनना है? आउटकम या आउटपुट, आउटकम या आउटपुट, ठीक है। अगर आप आउटकम और आउटपुट पे ध्यान देते हैं, आउटकम से मेरा मतलब है कि कितना आप कवर कर पाते हैं सिलेबस को, या आपने जितना टाइम लगाया उसमें आप कितने नज़दीक हो पाए, ठीक है। आपने मान लो सोसाइटी का एक चैप्टर पढ़ना था, आप उसको कंप्लीट कर पाए या नहीं, ठीक है। ये होता है आउटपुट, कितना आपने आउटपुट दिया। बस ये कभी मत सोचना कि हमने कितना घंटा लिया, बस ये सोचो कि कितना दिया, ठीक है। किसको? सिलेबस को। किसको? प्रैक्टिस को, ठीक है। इन दैट सेंस यू हैव टू सेट टारगेट्स। देखो नापेंगे कैसे, एक बार मान लो आउटपुट पता है कितना है, ठीक है। आउटपुट या आउटकम की बात करते हैं, कैसे डिसाइड करोगे कि मेरा आउटकम या आउटपुट सही है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टारगेट सेट करने पड़ेंगे। टारगेट सेट करना ही पड़ेगा, बिना टारगेट सेट किए आप नहीं डिफाइड कर सकते, ठीक है। तो यू हैव टू काउंट अपॉन दी आउटपुट। प्लीज इंश्योर कि आपको एक टारगेट बनाना है, ठीक है। अब टारगेट कैसे सेट करोगे कि मुझे सिलेबस का इतना पार्ट आज कवर करना है। जैसे टारगेट में बहुत सारी चीज़ें आती है। देखो, एक तो आपके डेली वाले जो होंगे ना, डेली आपको क्या करना है? न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर तो करना ही करना है। करेंट अफेयर्स का कोई वेबसाइट आप रेफर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर आपकी डिसेंट प्रिपरेशन हो गई है, फिर आप आंसर राइटिंग डेली करेंगे ही करेंगे,
एटलीस्ट एक आंसर तो लिखना ही चाहिए डेली के डेली, ठीक है। उसके अलावा क्या ऑप्शनल का आप करेंगे ही करेंगे, ऑप्शनल में भी फिर आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, कितना सिलेबस है, कितना क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो ऐसे डेली टारगेट बनाएंगे, ठीक है। अब जीएस के लिए क्या करना है, जीएस के लिए भी आपको फिक्स होना चाहिए। सपोज कि आप कोई एक जीएस 1 को उठा लिया आपने, आपको लगता है कि मैं ज्योग्राफी जीएस 1 का जो टॉपिक है उसको इतने दिनों में कवर करके ख़त्म करके मैं एक टेस्ट देके उसको रख दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आप देखो ज्योग्राफी के लिए उठाया, सिलेबस को देखा, उसका सोर्सेज डिसाइड किए कि हाँ ये चीज़ पढ़नी है, और उसके लिए 7 दिन का टाइम टेबल बनाया कि हाँ ये होगा। अब वो 7 दिन को कैसे बांटना है, ठीक है, कितना तुम एक दिन में फिनिश कर सकते हो, 3 दिनों में कहाँ तक आपके पास होने चाहिए, 1 वीक में कहाँ होने चाहिए, आप 1 मंथ में होना चाहिए। 1 मंथ आपका 2-3 टॉपिक से मिला के हो सकता है, बट 1 वीक में आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक, अगर आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं तो एक टॉपिक रखें। जैसे जीएस 1 का ज्योग्राफी कर रहे हैं तो कीप ज्योग्राफी ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर 1 वीक। जीएस की बात कर रहा हूँ मैं ओनली, आपका साथ में करंट अफेयर्स और ये आंसर राइटिंग ऑप्शनल चलते रहना चाहिए। सो दिस वे यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन, राइट। और वो आउटपुट बेस्ड होना चाहिए, आउटकम बेस्ड होना चाहिए, कितना आपने खत्म किया, कितने घंटे दिए, डजंट मैटर। अगर आपको लग रहा है कि आपने 4 दिन में पहले 4 दिनों में पढ़ाई की, राइट, अगर आप 4 दिन पढ़ते हैं उसके बाद आपको लगता है कि 7 दिन का आपका टारगेट था और आपका 40% ही सिलेबस हुआ है, ठीक है, 40% सिलेबस हुआ है, तो ट्राई टू इम्प्रूव योर आवर्स, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं साथ में, अपने गोल पोस्ट को आगे नहीं करना है। डोंट मूव अवे योर गोल पोस्ट और योर टारगेट, डोंट शिफ्ट योर टारगेट, एडजस्ट योर टाइमिंग, एडजस्ट योर एफर्ट्स टू अचीव दैट टारगेट ओनली। उस डेडलाइन को अचीव करने की कोशिश करनी है। दिस शुड बी योर माइंडसेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन केयरफुली कि इफ यू आर गोइंग विद दिस माइंडसेट कि आई विल शिफ्ट माई टारगेट, बिलीव मी योर टारगेट ऑफ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जो भी है विल गेट शिफ्टेड फ्रॉम अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, दैट इज फॉर श्योर। सो डोंट मेक दिस एक्सक्यूज कि मैं नहीं कर पाया, बीच में शादी पार्टी आ गई, बीच में बर्थडे था, देन अगेन घूमने चले गए। प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि इफ़ यू आर गिविंग अ डे टू समथिंग एल्स जो आपके प्रिपरेशन से अलग है, डेफिनेटली यू विल हैव टू पे फॉर दैट, राइट। अगर आप 3 दिन का टाइम टेबल बनाए, तीसरे दिन आप घूमने चले गए तो आपका 2 दिन की स्टडी हुई, डेफिनेटली यू कैन नॉट फिनिश योर सिलेबस, राइट। सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू हैव अ फोकस्ड अप्रोच। एक माइंडसेट होना चाहिए कि आई विल नॉट शिफ्ट माई गोल पोस्ट, आई विल नॉट शिफ्ट माई टारगेट, ठीक है। और जब टारगेट को शिफ्ट नहीं कर रहा तो एफर्ट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। रात को किसी दिन लेट हो गए कोई बात नहीं, नींद पूरी नहीं हुई कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आपका डेली रूटीन 12 का है, किसी दिन 1 बजे भी सो जाते हैं, इवन इफ यू स्लीप एट 2 डजंट मैटर, एक दिन मैनेज किया जा सकता है। इट्स ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटीज इनफाइनाइट हैं, माइंड की तो इवन आई से कि डबल इनफाइनाइट है। ह्यूमन माइंड हैज़ नो लिमिटेशंस, बॉडी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, माइंड की कोई लिमिटेशंस नहीं है, राइट। प्लीज़ कीप दिस थिंग्स इन माइंड। फिर ये टारगेटेड अप्रोच जिसकी बात मैं कर रहा था, राइट। अगली बात आती है ना, कीप योर एनर्जी हाई। मैं भी 1 घंटे से बोल रहा हूँ, स्टिल माई एनर्जी इज हाई, वाई, बिकॉज आई हैव दैट इनर डिजायर टू डिलीवर माई बेस्ट। अगर आपके अंदर ये डिजायर है ना, बर्निंग डिजायर कि आई हैव टू डू माई बेस्ट, यू विल डेफिनेटली हैव दिस हाई एनर्जी, ठीक है। अगर आपके पास एनर्जी हाई है देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्कर एनीथिंग, ठीक है। अब एनर्जी हाई रखनी कैसे है, लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार 2 दिन पढ़ाई की, तीसरे दिन मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई। क्या होता है मन लगना यार, मन सी, अब देखो थोड़ा सा ड्वेल करते हैं माइंड पे, माइंड और ब्रेन, इंटेलेक्ट पे। देयर आर 2 थिंग्स, एक है ह्यूमन माइंड है, एक इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट को बुद्धि बोलते हैं या विवेक कह लो, ठीक है। माइंड लाइक्स प्लेजर, उसको एंजॉयमेंट चाहिए, वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता, मन कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहता जिसमें उसको पेन हो। 4 घंटे पढ़ाई करना इज लिटरली पेन, एक्सेप्ट इट। लेकिन 4 घंटे मूवी देखना, टीवी सीरीज, माइंड को एंजॉयमेंट होता है, प्लेजर मिलता है, थकता नहीं है। कभी मूवी देखे थके हो, कोई क्रिकेट मैच, वो टेस्ट मैच देख जाते हैं लड़के, दिन भर नहीं थकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने को बोलो तो 2 घंटे में थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्लेजर में माइंड नहीं थकता ना, एनर्जी हमेशा हाई रहती है। दैट सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई हियर। बिलीव मी, इफ यू कुड कीप योर एनर्जी हाई, योर ब्रेन विल नेवर एवर गेट टायर्ड, कभी थकेगा ही नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा,
वो ऐड देखा है ना, बोला पापा पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता है इस गाड़ी में, सेम वैसी माइलेज होगी ब्रेन की, राइट। तो इसीलिए एनर्जी हाई रखनी है। अब देखो एनर्जी हाई कैसे रखनी है, ठीक है। अब एनर्जी हाई रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही तो एनर्जी हाई नहीं होगी, राइट। यू नीड टू गिव समथिंग। जैसे गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल देना पड़ता है ना, मतलब पेट्रोल जलाते हैं तभी चलती है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फॉर्डर देना पड़ेगा माइंड को, ताकि वो एनर्जी हाई रख सके, ठीक। उसकी बात हम आगे स्लाइड्स में, आगे लेक्चर में करेंगे कि कैसे आप एनर्जी को हाई रख सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कुछ ऐसा करो जिससे चार्जड अप रहो। जैसे है ना, मतलब मैं क्या करता था कि व्हेन आई वाज रीडिंग व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि जब मेरी एनर्जी लो होती थी या फिर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में ना, आई यूज्ड टू जस्ट क्रैम लाइक स्क्रीम लाइक अ प्लेयर। जैसे मैंने देखा था पीवी सिंधु को ओलंपिक मैच खेलते हुए देखा था, सी यूज्ड टू स्क्रीम अलॉट, चिल्लाती थी वो, राइट। उससे उसका एड्रेनल रश बढ़ता था और शी कुड प्ले वेल। बट आपको यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट अगर आपका बॉडी जो है वो काइंड ऑफ एक तरह से शिथिल हो रहा है, इट इज़ गेटिंग टायर्ड और इसको रेस्ट चाहिए ना, तो जस्ट गिव इट सम पंप अप चार्जिंग, पुशअप्स लगा लो, ठीक है, या फिर हाथ थोड़े से एक्सरसाइज कर लो। अल्टीमेटली योर ब्लड फ्लो शुड गेट इम्प्रूव्ड, दैट विल डू द जॉब। नींद खत्म हो जाएगी आपकी। सी एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कैन नॉट बी मैनेज्ड, दैट इज डैम ट्रू, ठीक है। अब क्या करेंगे एनर्जी हाई रखने के लिए, देखो ये तो हो गया, एक्सरसाइज वगैरह कर लो। सुबह में क्या करनी चाहिए, सुबह जो होता है ना, तो कई लोगों को बड़ी लिथार्जी आती है कि अरे यार दिन भर अभी पढ़ना है हमें। तो देखो ये फिर माइंडसेट का इशू है। अगर किसी को ये लगता है कि मुझे दिन भर पढ़ना है, तब तो फिर भैया काम नहीं हो सकता। क्या लगना चाहिए, अरे यार सुबह हो गई, अभी कुछ टाइम बाद शाम भी हो जाएगा, राइट। अभी सुबह हो गई, अभी कुछ देर बाद शाम भी हो जाएगा, क्योंकि सुबह हुई है तो शाम तो होएगा, ठीक है। सो हाउ कैन आई यूटिलाइज दिस टाइम, जस्ट थिंक अबाउट इट। आई हैव 8 आवर्स, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें जिससे कि मेरे टारगेट की नज़दीक पहुँचने में मुझे हेल्प हो, राइट। एवरी डे इन द मॉर्निंग इफ यू हैव दिस माइंडसेट। अब ये माइंडसेट बनेगा कैसे, अपने नहीं बनेगा, कुछ ऐसी चीज़ें सुनो, कुछ ऐसी चीज़ें देखो। सुबह उठते के साथ बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, मैं भी करता था, कुछ ऐसे गाने सुन लो मोटिवेशन वाले जो कि आपके चार्ज अप कर दें कि बस आज तो सब तोड़ फोड़ के एकदम बाहर निकल जाना है, ठीक है। आज की मतलब आज की जैसी कभी हो ही नहीं सकता काम, ठीक है। सो यू नीड दैट एनर्जी बूस्टर जो कि आपके माइंड के लेवल पे काम करे। बॉडी के लेवल पे आपको डाइट लेना पड़ेगा, अच्छा खाना लेना पड़ेगा, पौष्टिक आहार बोलते हैं जिसको, वो लेना पड़ेगा। बट माइंड के लेवल पे माइंड को भी कुछ फॉर्डर चाहिए। एक मेडिटेशन करते हैं, वो कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, लेकिन आपके माइंड को चार्ज करने के लिए कुछ ऐसा ऑडियो, कुछ ऐसा वीडियो चाहिए। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं क्या सुनता था, एक तो सब लोग कहते हैं लक्ष्य मूवी का सॉन्ग, ठीक, बहुत अच्छी राइटिंग में लिख दिया मैंने लक्ष्य, क्योंकि ये दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इट हैज़ गिवन मी एवरी डे अ बूस्ट अप। क्योंकि इसमें वो लाइन आता है ना कि लिपटे चाहे पैरों से नाग, ये बरसे चाहे अंबर से आग, इसके बाद भी लक्ष्य को हर हाल में पाना है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड सॉन्ग, ये 3-4 गाने मैं सुबह सुबह सुन लेता था। एक होता है उसका है आशाएं करके एक सॉन्ग है इकबाल मूवी का, वो बड़ा मोटिवेटिंग है। इसका एक सोलो सॉन्ग आता है उसी में कि हासिल कर ऐसा शिखर पर्वत की भी नज़रें उठें, राइट, तेरी वो रफ्तार हो रोके से तू भी ना रुके। ऐसी चीज़ें लाओ जिससे आपका माइंड चार्ज हो जाए, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बात कर ली हमने एनर्जी की। अब फिजिकल एनर्जी के लिए आपको डाइट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब देखो कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है ना इस प्रिपरेशन में, या किसी भी आप कोई भी काम करने जाते हैं जिसमें एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको सस्टेन करना होता है अपने एफर्ट्स को, देन कंसिस्टेंसी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बिलीव मी, यूपीएससी इज नॉट अ स्प्रिंट रेस नहीं है, 100 मीटर रेस बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ मैराथन। यू हैव टू कंजर्व योर एनर्जी, यू हैव टू प्लान सिस्टमेटिकली। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 दिन मैंने 15-15 घंटे पढ़ाई की, उसके अगले 10 दिन आराम किया। दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर,
सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना चाहिए? कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, फ्रॉम द मॉर्निंग टिल मिडनाइट योर माइंड शुड वर्क टुवर्ड्स योर गोल, दैट इज कंसिस्टेंसी, राइट। एवरी डे, हर दिन। हाँ, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हो सकता है कभी आपकी तबीयत खराब हो सकता है कभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना पड़े, राइट। बारिंग दोज टाइम्स, ईच एंड एवरी डे यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल। सिर्फ ये टारगेट होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, जब हम कुछ ऐसा चीज टारगेट कर लेते हैं जिसकी अचीव होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम हो और हम उसको नहीं कर पाते, तब भी हम डिमोरलाइज होते हैं, क्योंकि फेल होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इट्स ए ह्यूमन नेचर। व्हेन वी गेट सक्सेसफुल वी आर चार्ज्ड अप, वी फील कॉन्फिडेंट, बट हम कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, देन वी गेट डिमोरलाइज्ड। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि रियलिस्टिक गोल बनाओ कि 7 दिन ज्योग्राफी को देना है। आप कोई बोलेगा कि आई कैन फिनिश ज्योग्राफी विद इन 2 days, सेकेंड रीडिंग या फर्स्ट रीडिंग, नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, कर ही नहीं सकता यार। कोई ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कोई ऐसा तोपचंद जो कि ज्योग्राफी को 2 दिन में ख़त्म कर दे, ठीक है। उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है, ठीक है। सो इसके हिसाब से बनाओ और टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाओ, अगर टाइम टेबल नहीं बनाए ना, इतना स्ट्रेस आएगा, लगेगा सब कुछ एक ही साथ पढ़ना है। देखो हमारा माइंड में कैसे चलता है ना, देखना, GS1 में 5-6 टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, ज्योग्राफी, ठीक है, लोकेशन फैक्टर, इतनी चीज़ें हैं। GS2 में ऐसे ही गिनो, इंटरनेशनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इतनी सारी चीज़ें हैं। लगता है ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए टाइम टेबल चाहिए होता है। मन के सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट मेक टाइम टेबल यू विल बी ऑलवेज इन अ हरी, यू विल ऑलवेज बी इन कंसिस्टेंट थॉट प्रोसेस कि भैया हम कर कैसे पाएंगे, ठीक है। अगर देखो आपने एक गोल बनाया, थोड़े से एम्बिशियस बनो, और अगर 60% भी अचीव कर लेते हो ना, ओके, नो प्रॉब्लम, ट्राई टू अचीव एज मच एज पॉसिबल। लेकिन अगर 60-70% कर पा रहे हैं ना, मतलब आपका गोल जो है हाई है। हमेशा एम हाई, इवन इफ यू लैंड अप समवेयर बिलो देन दैट, इट इज़ ओके, बट ऑलवेज एम हाई, राइट। अब देखो एक चीज़ याद रखना, हम लोग क्या करते हैं इस तैयारी में, वी फॉरगेट, हम खुद को भूल ही जाते हैं, राइट। ये होता है, जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बच्चे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, बस अब तो चार्ज हो गए, लाया बुक्स लाए, ठीक है, अब डिसाइड किया क्या पढ़ना है, यूट्यूब में डिसाइड किया कौन सा लेक्चर देखना है, कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली कि हाँ ये करना है, मृणाल पटेल का इकोनॉमी करना है, उसके बाद बस खुद को तो देखना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एलोकेटेड टाइम होना चाहिए आपके पास लीजर के लिए। लीजर इन द सेंस कि आप इस टाइम पे पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे। स्पेशली उनके लिए दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, बहुत ज़रूरी है आपके माइंड को जस्ट टू डाइवर्ट फ्रॉम द स्टडीज़ और कंटिन्यूअस थिंकिंग प्रोसेस से। माइंड की कैपेबिलिटीज़ इनफाइनाइट हैं डेफिनेटली, बट स्टिल इट नीड्स रिचार्जिंग, राइट। एक सर्टेन इंस्टेंट के बाद आपको न्यूरॉन्स को रीजनरेट करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको लीजर टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी ऐसा करिए जो आपको पसंद हो, पेंटिंग कर सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी काम जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं, राइट। सो स्पेशली व्हेन यू फील एग्जॉस्टेड, जब एग्जॉस्टेड लगे ना तभी करो इसको। हो सके तो टाइम टेबल बना लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको जिस टाइम टेबल पे उसी टाइम पे जरूरत पड़े उसकी। सो हैव अ लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट एंड यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। और इसके होता है स्टार्ट योर डे विथ सम मोटिवेशनल इनपुट टू द माइंड। इसकी बात मैं लास्ट 10-15 मिनट पहले कर रहा था। लिसन टू सॉन्ग्स, एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आप ऐसे गाने सुनिए जो आपको चार्ज अप करते हैं, जैसे लक्ष्य को हर हाल में पाना है, ठीक है। एक मेरा सबसे फेवरेट रहा है वो पिंक मूवी का जो डायलॉग है, पिंक मूवी का एक डायलॉग है, उसमें कहता है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ऐसे डायलॉग सुनोगे तो एक इंसान अपने आप चार्ज अप होता है कि यार हाँ, मेरे वजूद की खोज समय को है, ठीक है। तो खुद अपने लिए अपनी खोज में निकल, शब्दों को समझो। माइंड में एक पॉजिटिव फीडबैक आता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं जो आपको चार्ज अप करती हैं। आप अपना काम, हो सकता है कि आप 2 घंटे में जो कर सकते थे वो काम 1 घंटे में ही कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं भूलें कि टॉपिक माइंडसेट पे बात हो रही है, लेकिन सब कुछ जो कुछ भी इस प्रिपरेशन में चाहिए, एवरीथिंग रिक्वायर्स माइंडसेट एंड दैट टू अ पॉजिटिव माइंडसेट, रियलिस्टिक पॉजिटिव एटीट्यूड की जब हम बात करते हैं, ठीक है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं यार अब हमसे ना हो पाई, बोलते हैं ना कि नहीं यार अब हमसे ना हो पाई, बस इतना ही हो सकता था हमसे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लिमिटेशंस आपको बांधने लगती हैं, तब आपको ये सोचना है कि वाई आर यू डूइंग दिस ऑल, वाई डिड यू स्टार्ट दिस ऑल। ये जो इनर डिज़ायर है ना इतनी बड़ी होनी चाहिए, आपकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए कि आपको मजबूर कर दे, सारी चीज़ छोड़ने को मजबूर कर दे, चाहे वो शॉपिंग से लेके चीज़ हो, शॉपिंग हो, मूवीज़ हो, फ्रेंड्स की पार्टीज़ हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो, एवरीथिंग शैल कम सेकेंडरी, फर्स्ट शुड बी योर फुलफिलिंग ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं इन बुद्धिस्ट फिलोसफी दे टेल दैट द कॉज ऑफ एवरी सफरिंग इज डिज़ायर, मतलब हर दुख का कारण जो है वो तृष्णा है, ठीक है, डिज़ायर है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको कुछ पॉजिटिव करना है यू शुड हैव दैट डिज़ायर, पॉजिटिव डिज़ायर, राइट। वो आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन और एनर्जी देगा। देन अगेन मोटिवेशनल वीडियोस देखा करो बीच बीच में। आई वुड हाईली रिकमेंड कि हो सके तो डेली बेसिस पे या फिर 2-3 दिन के बेसिस पे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जैसे माय फेवरेट इज संदीप माहेश्वरी, ठीक है, यूथ काफ़ी फॉलो करती है उसको, ठीक है। आप इनके वीडियोज़ को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे आप चार्ज अप रह सकते हैं। जैसे मान लो आपके दिमाग में सवाल आता है कि वेदर आई कैन मेक इट टू द यूपीएससी, वेदर आई कैन बिकम एन आईएएस, उस टाइम पे आप जब सेल्फ डाउट होने लगता है तो संदीप माहेश्वरी का एक बहुत अच्छा सेमिनार है, इस नाम से होगा लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार बाय संदीप माहेश्वरी। इट इज़ ऑन यूट्यूब, फ्रीली अवेलेबल, आप उसको देखिए। उसमें एक स्टोरी की बात करता है ये, दैट स्टोरी इज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी, इट विल चार्ज यू इमीडिएटली। येस, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इनर डिज़ायर काम आएगा। अगेन ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, इनर डिज़ायर, बट कंप्लीट तुरंत तत्काल चार्ज अप होना है, उसके लिए ये इनको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। उस स्टोरी की बात हम किसी और दिन करेंगे। उस स्टोरी में 2 बच्चे होते हैं, एक बड़ा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है। बड़ा बच्चा कुएं में गिर जाता है, छोटा बच्चा उसको रस्सी से निकाल लेता है। लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, बट ही डज इट बिकॉज उसको कोई बताने वाला नहीं होता कि तुम नहीं कर सकते हो। तो स्टोरी का मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि पीपल आर गेटिंग लिमिटेड बिकॉज उनको लगता है कहीं ना कहीं कि वो खुद ऐसा नहीं कर सकते, तो उनकी लिमिटेशंस के लिए वो खुद जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बात की थी ऑलरेडी कि इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट एन स्प्रिंट, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक बैलेंस रखना है। यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन हेल्थ एंड स्टडी, ठीक है। आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लॉन्ग टर्म पे भी इम्पैक्ट कर सकती है, तो आपको हेल्थ और स्टडी के बीच में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, हाइजीनिक, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड। जब हम हेल्दी होते हैं तब हमारा माइंड बहुत अच्छा काम करता है, हम ज़्यादा आउटपुट और मोर एनर्जी, वी कैन वर्क विथ मोर एनर्जी, राइट। देखो फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन की बात की थी मैंने, अवेयरनेस को कैसे बढ़ाएगा और आपके मेंटल स्टेटस को भी काम एंड कंपोज रखता है, ठीक है। तो मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग की लोग बात करते हैं, लेकिन बेसिकली मेडिटेशन या फिर मेंटल वेलबींग पे नहीं जाते हैं लोग, राइट। तो इस पे भी फोकस करेंगे आप लोग, राइट, ओके। सो हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, राइट। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए। ऐसे लोग बोलते हैं अरे यार यूपीएससी में सिलेक्शन ही नहीं होगा, वो भी आया था, उसने पढ़ाई की इतने साल, नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो जाएगा। वो आईआईटी से था, उसका नहीं हुआ, वो आईआईएम करके आया था, नहीं हुआ, वो एमबीबीएस था, डॉक्टर था, बट वो नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो ये चीज़ों कंपैरिजन वाली दुनिया से दूर रहें, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना खुद का नुकसान तो करते हैं, आपका भी करते हैं, ठीक है। एंड दिस 5th फैक्टर, खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। टेक 1 हाफ ऑफ इन अ वीक, ठीक है, 1 हाफ जरूर ऑफ लिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना वो चेंज हो जाता है, आप लिथार्जिक फील कर रहे होते हैं, यू गेट एनर्जाइज्ड। हम जब सोशलाइज होते हैं, सी ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, राइट, सो ही और शी इज बाउंड टू गेट सोशलाइज्ड। अगर आप सोसाइटी से दूर भागेंगे, आइसोलेशन में जाएंगे, सी आई विल टेल वन थिंग, यहाँ पे देर आर 2 थिंग्स, वन इज बीइंग सोशल, सेकेंड इज आइसोलेशन। आइसोलेशन एक जापानीज जो मीजी फिलॉसफी होती है, जब मीजीज का वहाँ पे रूल होता था, दे यूज्ड टू बिलीव ह्यूजली इन आइसोलेशन। उनका कहना था कि अगर आप दुनिया से कट के रहते हैं, अलग रहते हैं, तो अपने आप की कमियां और
खूबियों को देखते हैं एंड यू एनालाइज योर सेल्फ, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, नो दाई सेल्फ, उसका बेस्ट तरीका है टू गेट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। उसकी बात मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा कि सोशल मीडिया दुनिया से कैसे अलग हो सकते हैं आप। और उसके बाद यू विल टेंड टू रियलाइज कि आप में क्या कमी है, व्हाट यू नीड एक्चुअली। क्योंकि आप हमेशा कंपैरिजन मोड में चलते रहेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ हु एक्चुअली यू आर। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि यार मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ पे मैं बिल्ड ऑन करूं और कमियों को दूर करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। द लास्ट थिंग इज अबाउट सोशल मीडिया, स्टेइंग अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। देखो यूपीएससी प्रेशर में आज सब लोग बोलते रहते हैं डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, सब लोग परेशान करते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अब पता नहीं दुनियादारी कितने हैं। ठीक है, मिंत्रा है, ये है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसमें दुनिया भर के सेल चलते रहते हैं, शर्ट भी वहीं से खरीदना है, ग्रॉसरी भी लेनी है, बिग बास्केट का एक और ऐप है, फ़ोन पूरा ऐप से भर जाता है। पता चला यूपीएससी की पढ़ाई करनी थी, अब यहाँ पे मोबाइल में ऐप ही चला रहे हैं बस। ठीक है, ऊपर से कुछ गेम है, लोग तो मैंने देखा यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले बच्चे पबजी खेल रहे हैं, भगवान जाने कहाँ से उनके पास इतना टाइम आता है। ठीक है, तो एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर ऑन टाइम, और बोलते हैं ना जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसे बर्बाद कर देता है। ठीक है, और ये सच है। ठीक है, लाइफ में ये हर इंसान के साथ होता है, चाहे वो कुछ भी कह ले। जैसे मैं भी कहता हूँ टुडे आई एम सक्सेसफुल, बट स्टिल आई फील कि जब मैंने वक्त को बर्बाद किया, वक्त ने मुझे बर्बाद किया। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, जब आप वक्त को यूज़ करेंगे वो उसको आपको आबाद कर देगा। ठीक है, जब भी वक्त को आपने यूज़ किया आपको आबाद करेगा। ये सच्चाई है दुनिया की। ठीक है, देखो तो ये सिंपल सा तरीका होता है यार, डीएक्टिवेट करना सबको आता ही है, डीएक्टिवेट कर दो, डिलीट नहीं भी करना अकाउंट तो दुनिया से दूर रहो कुछ दिन। मैंने बताया ना मीजी का जो फिलॉसफी था ना, दैट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। आई एम वेरी फैसिनेटेड टू दिस फिलॉसफी। मीजी की जो फिलॉसफी है ना आइसोलेशन की, एंड बिलीव मी आई हैव फॉलोड दिस फिलॉसफी फॉर एटलीस्ट फॉर 2 years। 2 साल तक मैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से कट ऑफ था, एक्सेप्ट माई फैमिली एंड माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, माई सिबलिंग्स, उनको छोड़ के बाकी पूरी दुनिया से मैं कट ऑफ था। कौन क्या कर रहा है आई डिड नॉट ट्राई टू नो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था यार, चलो ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने सक्सेस के महीने हैं, आई हैव टू डू दिस, मतलब आई हैव टू डू दिस। ठीक है, ऐसे आपके अंदर भी होना चाहिए, आप आइसोलेशन में अपने आप को रख पाएँ। ठीक है, आजकल तो एक नया वर्ड वो ये लोग यूज़ करते हैं, फोमो। ठीक है, सही लिखा है फोमो। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या होता है यार, मिसिंग आउट का क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, दुनिया से चला जाता है, उसके बाद तो उसको बहुत ज़्यादा फोमो हो जाता होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं दुनिया में तो हूँ ही नहीं अब। ठीक है, सपोज करो कि मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट वहाँ पे कितना ड्रास्टिक लेवल का होता होगा, आप तो स्टिल इस लाइफ में है, तो क्यों फियर ऑफ मिसिंग आउट? मतलब ये अजीब सा चीज़ है। एक तो फोमो बड़े शौक से बोलते हैं लोग, फोमो हो गया मेरे को। फोमो क्या होता है? ठीक है, ये बोलो कि मुझे किसी चीज़ से प्यार हो गया, मुझे किसी चीज़ से इस तरह का लगाव हो गया कि आई कैन डू दैट। ठीक है, यूपीएससी से भैया अगर इमोशंस अटैच हो गए ना तो नो वन कैन स्टॉप यू, बट इमोशंस नहीं अटैच हुए ना तो कोई नो वन कैन ड्राइव यू एज वेल। बहुत एनर्जी चाहिए होती है, ध्यान रखो, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। स्पेशली एग्जाम में जब टेस्ट पेपर लिखते हैं ना, तो वो 15 और 16 क्वेश्चन लिखने के बाद लगता है यार टेस्ट ही तो है, नहीं लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे। लिख के देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जब तक टेस्ट में नहीं परफॉर्म करोगे वहाँ नहीं कर पाओगे, ये सच्चाई है दुनिया की। ठीक है, हाँ, तो आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर देंगे, टेलीग्राम को बुक और मटेरियल के लिए बस यूज़ करेंगे। अब ये नहीं कि टेलीग्राम निकाल के चैटिंग कर रहे हैं ये सबसे। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम से तो दूर ही रहना यार, तैयारी के टाइम पे बहुत परेशान करते हैं ये चीज़ें। रीज़न बीइंग, देखो फेसबुक इंस्टा के बारे में बताऊंगा, लोग क्या करते हैं, एक कोट मैंने पढ़ा था कि नो वन इज़ एज ब्यूटीफुल एज इन द पिक्चर इन इंस्टाग्राम एंड नो वन इज़ एज हैप्पी एज दे पोस्ट इन द फेसबुक। ये सच्चाई है दुनिया की। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, एनिवर्सरी में मस्त बढ़िया सा सेलिब्रेशन का फ़ोटो डालते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसके पहले भी लड़ाई हो रही थी, उस दिन भी लड़ाई हुई होगी, अगले दिन भी हुई होगी। ये फ़ोटो लेते टाइम पे स्माइल होती है फेस पे। अब इनको देख के इंसान फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे यार मैं शादी कर लेता तो मैं भी ऐसे फ़ोटो डालता। व्हाट इज़ दिस? यू डोंट नो द रियलिटी। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर जस्ट विटनेसिंग अ सिंगल इंस्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑफ देयर लाइफ।
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, मे बी आई एम लुकिंग अ वेरी हैप्पी पर्सन, राइट? माई माइंड इज कंप्लीटली इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम गिविंग माई बेस्ट, बट यू डोंट नो if I exclude this 1 hour for rest of the 23 hours, how desperate I am into something or how unhappy I am, no one knows that, right? तो आप किसी की लाइफ का कैसे बता सकते हैं कि वो 1 मिनट फोटो खिंचा देता है, मैं स्माइल किया तो ही इज़ हैप्पी, ठीक है? या फिर उसने इंस्टाग्राम पे एडिट करके अच्छा फोटो डाल दिया तो ही और शी इज़ ब्यूटीफुल। इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहो। अभी ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन माइंड जाएगा ही उस पर। हमारा देखते हैं जैसे अरे यार ये तो घूम रहे हैं, गोवा में घूम रहे हैं, हमको लगता है हम भी जाते गोवा, मस्त न्यू ईयर में पार्टी करते हैं, दारू पीते बढ़िया, ठीक है? लेकिन सोचो कि वो गोवा गए होंगे, आके रिग्रेट भी कर रहे होंगे, यार एक तो 50,000 रुपये खर्च हो गए, 1 हफ्ते का टाइम भी खराब हुआ, उसमें काफ़ी पढ़ लिया रहता अगर वो यूपीएससी एस्पिरेंट है तो, या जो जॉब कर रहे हैं उनके पास काम ही क्या है यार, कमाएंगे तो घूमेंगे ही, ठीक है? तो स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। एक्चुअली उनके लिए सक्सेस के मायने अलग हैं। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, कॉर्पोरेट में है, फॉर देम इट इज़ लाइक वर्क फॉर 5 days एंड देन एंजॉय फॉर 2 days। बट फॉर वी पीपल, जो जब आपने इतने बड़े टारगेट, इतने बड़े गोल के पीछे जब आप हैं, यू हैव टू सेक्रीफाइस दिस थिंग्स। इसीलिए इनसे दूर रहें। आई स्ट्रांगली रिकमेंड इनसे दूर ही रहें, ठीक है? क्योंकि इनके पास जाएंगे ना तो ये लोग आपको, आपके माइंड को अपने पास ले जाएंगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना। इफ़ यू गो टू इंस्टा, फेसबुक, योर फ्रेंड्स विल कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड नॉट बाय यूपीएससी थॉट्स, बाय देयर ऑन लाइफ थॉट्स, ठीक है? कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, तुमको अरे वाह मैं भी करता, 5 मिनट तुम्हारा सोचते सोचते निकल जाएगा, यू विल नेवर एवर रियलाइज दैट कि मैंने 5 मिनट वेस्ट भी कर दिया है। ऐसे माइंड करता है, अपने माइंड को समझो। इसीलिए मैंने बोला था नो दाई सेल्फ, ठीक है? इफ़ नेसेसरली रिक्वायर्ड यूज ओनली व्हाट्सएप। बट इसमें भी यार एक बहुत बेकार चीज़ आ गई है, स्टेटस, ठीक है? एक मस्त कोट आया था या एक लाइन आई थी, यू डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग अदर्स स्टेटस रेदर देन, डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग एट अदर्स स्टेटस rather than utilize that time to improve your status। और इसने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं तो यार तैयारी तक में स्टेटस बोला था देखेंगे ही नहीं, किसी का भी हो, ठीक है? बंद कर दिया सबके सब, स्टेटस तो दिखता ही नहीं। हाँ, आप एक बार प्रिपरेशन करके सेलेक्ट हो जाओ, आपके पास जॉब में है, आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत, तो आप देख सकते हैं। लास्ट माई कंक्लूडिंग सजेशन टू ईच एंड एवरीवन इज इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करो, इमोशंस को यूज़ करो, इतना घुस जाओ इस चीज़ में जो आप करना चाहते हो। सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, कहीं पे भी अपने माइंडसेट को ऐसे बनाओ ना कि उस चीज़ से प्यार होना चाहिए यार। सुबह शाम जागते सोते उठते सिर्फ उसी का नाम होना चाहिए। जैसे हिंदी बॉलीवुड फिल्मों में होता है ना, उस टाइप की मोहब्बत होनी चाहिए आपको उस चीज़ से, यूपीएससी से, सिलेबस से, ठीक है? तब आपका दिमाग कंटिन्यूस चलेगा। आप सपने में भी देखोगे ना तो वही देखोगे कि जो नया वेटलैंड कौन सा रामसर साइट बना है, ठीक है? सपने में यही देखोगे कि किसको जीआई टैग मिला है, ठीक है? ये देखोगे कि नया बिल जो आया है एंटी ट्रैफिकिंग बिल, उसमें यार क्या प्रोविज़न थे, उस पर डिस्कशन क्या हुआ था और ये चीज़ कैसे अफेक्ट करेगी हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। एनआईए का एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा, तो अब क्या है, डीएसपी रैंक का ऑफिसर भी जो है परमिशन दे सकता है किसी को अरेस्ट करने का, प्रॉपर्टी अटैच करने का। ऐसे सोचोगे, अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है यार। बेनामी के लॉ को इतने स्ट्रेंथन कर दिया गया है जो इंटरनल सिक्योरिटी में हेल्प करेगा, करप्शन को रिड्यूस करेगा। ऐसी चीज़ें सोचते रहेंगे, डेफिनेटली आप हर एक स्टेप पे अपने गोल की तरफ नज़दीक पहुंचते जाएंगे। सो यू हैव टू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो, इमोशंस होने चाहिए बट इंटेलिजेंट इमोशंस होने। अब ये नहीं कि इमोशंस हो गए, अरे यूपीएससी मेरा नहीं हो पाएगा तो मैं क्या ही करूँगा, जीवन व्यर्थ है, दुनिया में अब तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। नॉट लाइक दैट, ठीक है? यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। इमोशंस लगा दो, ठीक है, बट ओके, इट्स ओके। इसके बाद भी अगर मेरा नहीं होता तो कोई बात नहीं। बोलते हैं ना कि एक मैंने कहीं पे सुना था किसी मोटिवेशनल स्पीकर से कि अगर हो गया, लाइक हो गया तो अच्छा है मेरे लिए भी और इस देश के लिए भी, क्योंकि इस देश के लिए मैं एसेट बनूंगा, लाइबिलिटी नहीं बनूंगा। क्योंकि एक बार लेके तो देखो यार, इस तरह का काम करूंगा ना कि कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने सर्विस के साथ जस्टिफाई नहीं किया। लेकिन अगर मेरा नहीं होता है तो मेरे लिए तो अच्छा है, थोड़ा शांति से कुछ और करूँगा, लाइफ में मस्त रहूँगा। लेकिन नुकसान हो गया, सरकार का नुकसान हो गया, मेरे देश का नुकसान हो गया, या फिर आप किसी कंपनी के जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप ये सोच सकते हो, जैसे प्रेशर आता है। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। इंटरव्यू के लिए लोग जाते हैं, एग्ज़ाम है, प्रेशर में आ जाते हैं, अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर वही दिमाग में दोनों वाला, फेल हो गए तो क्या होगा, पास हो गए तो क्या होगा। लगता है अगर सिलेक्शन हो गया
जॉब लग गई, मान लो किसी का सॉफ्टवेयर में जॉब था, जॉब लग गई, बंदा सोचेगा अच्छा नौकरी लग जाएगी, कितनी सैलरी है 2 लाख रुपए, अच्छा पहली सैलरी से आईफोन खरीदूंगा, ठीक है, 10 महीने बाद एक घर खरीदूंगा, उसके बाद शादी करूंगा, अपने मम्मी पापा को लेके आऊँगा उस घर में, उस घर में मैं ऐसे ऐसे दीवार पे वॉलपेपर लगाऊंगा, उस घर में यहाँ टीवी होगा, यहाँ फ्रिज होगा। सी दिस इज़ अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग। आपकी विश है ऐसा हो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आपको नौकरी मिलने ही वाली है ना। अभी 50 लोग और भी बैठे हैं आपके साथ में, उस वैकेंसी एक, ठीक है, लेकिन आपका दिमाग कहाँ चला गया, खुश होते गए होते गए होते गए। अब उसके साथ जैसे जैसे देखो एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ खड़ा होता है ना, वैसे वैसे पैदा होता है डर। किस चीज़ का डर? उस चीज़ के, उस महल के टूटने का डर, उस सपने के टूटने का डर। और जैसे आपके अंदर डर आया, वैसे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जाता जाएगा। आत्मविश्वास और डर दोनों एंटी प्रोपोर्शनल हैं, एक बढ़ेगा एक कम होगा, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है। क्या सोचो, मान लो इंटरव्यू है या एग्ज़ाम है, ठीक है भाई, मैंने जो कर सकता था मैंने किया, जितना पढ़ाई कर सकता था किया, जितने मॉक इंटरव्यू देना चाहता था दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर मेरा हो जाता है अच्छी बात है, ऑनेस्टली काम करूँगा, कंपनी की भी तरक्की होगी, मेरी भी तरक्की होगी। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मेरे लिए तो अच्छा है, क्योंकि कोई अदर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वेट कर रही है, लेकिन इस कंपनी का नुकसान हो गया क्योंकि इन्होंने मेरे जैसे काबिल इंसान को खो दिया। इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इस लेवल का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। इसको सिर्फ पॉजिटिव नहीं, अगेन इसको रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग वाला एटीट्यूड बोलते हैं। तो आप रियलिस्टिक हैं यार, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं। सभी लोग एग्जाम देते हैं, 6 लाख देते हैं, सबका थोड़ी होता है। 6 लाख में से 20,000 30,000 काफ़ी सिंसियर होते हैं, लेकिन हर कोई आईएएस नहीं बनता है, हर कोई आईपीएस नहीं बनता है, क्योंकि लक फैक्टर भी होता है। हो सकता है वो डेस्टिनी में नहीं था। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा अपने माइंडसेट को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपका जो डर और एक्सपेक्टेशन का जो पहाड़ है ना, वो सबसाइड होगा, वो कम हो जाएगा। और जब कम होगा तो आपका चित्त जो है, आपका मन जो है वो स्थिर रहेगा। जब मन स्थिर रहेगा, जब आपकी सारी एनर्जी प्रेजेंट मोमेंट पे होगी, बिलीव मी आप वो कर सकते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ, मैं अपने आप की बड़ाई नहीं करता, फिर भी मैं बोलता हूँ कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ ना, उस गांव से यहाँ पे आके 1 घंटे का लेक्चर देना तो छोड़ो, यूपीएससी का इंटरव्यू तो देना छोड़ो। मैं उसी दिन खुश हो गया था जिस दिन मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स में बैठा था, क्योंकि मैंने वो किया। आईआईटी जेईई का एग्जाम जब मैंने क्वालिफाई किया 12वीं क्लास तक, बिलीव में मेरे को पता नहीं था आईआईटी जेईई क्या होता है, मैंने सुना नहीं था। उसके बाद आईआईटी क्वालिफाई करना और एक आईआईटी से ग्रेजुएट होना, अगर ये माइंडसेट नहीं था तो क्या था। विद दिस ऑल आई विल लीव यू विद दिस क्वेश्चन कि नेवर एवर डाउट योर सेल्फ, बिकॉज इट इज नॉट द मैटर ऑफ क्वेश्चन वेदर यू कैन डू इट और नॉट, वेदर यू विल गेट सक्सीड और नॉट। आप सफल होंगे या नहीं होंगे ये सवाल है ही नहीं। सवाल इस बात का है, क्या आप उस सफलता के लिए इस तरह का, इस लेवल का अपना एफर्ट देना चाहते हैं, आप अपना 100% देना चाहते हैं। अगर आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विद दिस ऑल आई थैंक यू ऑल पीपल टू लिसनिंग मी। और ये जो सेशन था वो मेरा करने का पर्पस यही था कि अभी सोशल मीडिया का ज़माने में एक हवा चल रहा है कि मतलब यूपीएससी में ये करना है, वो नहीं करना है, वो पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। कोई बात नहीं करता कि यार माइंडसेट क्या रखें, ठीक है, हम अपने दिमाग के लेवल पे क्या काम करें। सभी सिर्फ किताब, नोट्स, ये वो फलाना ठिकाना, वो तो मिल ही जाएंगे जी, उसमें क्या है, वो तो मिल ही जाएंगे, आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बट ये माइंडसेट आपको नहीं मिलेगा, राइट। सो आई थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।